हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन फाइन। आई एम आल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज जापानीज लोकल गवर्नमेंट। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जापान के लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली देखेंगे कि जो जापान का लोकल गवर्नमेंट है उसका उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है और उसका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कैसे और कहाँ से कंट्रोल होता है। देखिए, ये जो जापानीज लोकल गवर्नमेंट का टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और बेसिकली बहुत ही सिंपल इसका कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी की जो फिलॉसफी होती है उसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, कंसेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल ऑटोनॉमी होती है। इसका मतलब कि देखिए, जो पावर होता है डिसेंट्रलाइजेशन पावर होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम देखें तो पावर हमारे जो छोटे लेवल में होते हैं उनको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और वो अपना लोकल लेवल में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो खुद मैनेज करते हैं। तो देखिए, जो हमारा जापानीज लोकल गवर्नमेंट है वो क्या है, फिलोसफी ऑफ लोकल डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। सी, like democracy, the philosophy of decentralization, the concept of local self-government and principle of local autonomy were introduced in Japan after the Second World War by the occupation authorities। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे एलाइड पावर हुआ था, यूएस का पावर था, उसमें सुप्रीम जो कमांडर था आपका यूएस का मैकआर्थर जी थे। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, वहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट क्रिएट किया गया और बेसिकली सारा लोकल गवर्नमेंट के लिए रिलेटेड जो प्रोविजन है उसको बनाया गया। सी, द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शन of the local government institution in Japan are determined by the constitution and local autonomy law enacted by the Diet in 1947। देखिए, जो मैक अर्थर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1947 में क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था और उसी के समय हमारा डाइट के द्वारा, जो वहाँ का पार्लियामेंट है उसके द्वारा लोकल ऑटोनॉमी लॉ को भी बनाया गया था, लोकल ऑटोनॉमी लॉ को बनाया गया था और इसी लॉ में सारा लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, फंक्शन, पावर सब कुछ दिया गया है इसी में। और देख सकते हैं वो क्या है हमारा, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन दिया गया है। द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट रिटेन्स द यूनिटरी सिस्टम प्री prominently introduced the principle of local autonomy and grants extensive right of self government to local institution। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब कि जो डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, जो है सुप्रीम पावर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट उसके बावजूद भी एक्सटेंसिव पावर क्या किया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ग्रांट किया गया है बाय द लोकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। सो इट मेक द फॉलोइंग प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। सी, देखिए, अगर अब इसके लिए क्या है, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। The regulation concerning organization and operation of local bodies shall be fixed by a law in accordance with the principle of local autonomy। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लोकल ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या है, उसका कुछ ऑपरेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया है, फिक्स किया गया है लोकल गवर्नमेंट के। एंड द लोकल बॉडी शैल स्टेब्लिश असेंबलीज एज दियर डेलिबरेटिव ऑर्गन्स। और जो आपका लोकल बॉडी होगा, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो होगा वो अपना असेंबली क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है एज अ डेलिबरेटिव ऑर्गन्स। मतलब डेलिबरेटिव मतलब कि कुछ पर्पस से। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ ऑल लोकल बॉडीज, द मेंबर्स ऑफ दियर असेंबलीज एंड सच अदर लोकल ऑफिशियल्स as determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities। देखिए, ये सब क्या है, प्रोविजंस है, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है, प्रोविजन। तो पहला प्रोविजन बताया गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी है उससे क्या करेगा, ये आपका लोकल गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन को क्या करेगा, फिक्स करेगा, मतलब उससे ड्रॉ करेगा अपने पावर्स अथॉरिटी सारा, किससे, प्रिंसिपल ऑफ लोकल ऑटोनॉमी से। और प्रोविजन दिया गया है कि जो अपनी लोकल गवर्नमेंट होगा वो अपना एक असेंबली क्रिएट कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है फॉर डेलिबरेटिव ऑर्गन, मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होंगे, जो वहाँ के लोकल बॉडीज है उनके, मेंबर ऑफ असेंबलीज और अदर कुछ जैसे ऑफिशियल्स है, वो क्या होंगे, वहाँ के जो इफेक्टिव मतलब कि पॉपुलर वोट्स होंगे उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लोकल बॉडीज शैल हैव द राइट टू मैनेज दियर प्रॉपर्टी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू मेक दियर ओन रेगुलेशन विद इन द लॉ।
देखिए आल्सो प्रोविजन इज गिवन दैट लोकल बॉडीज मैनेज दियर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेज दियर अफेयर्स, मैनेज दियर प्रॉपर्टी। मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो अपने मतलब जो स्पेसिफिक उसका दायरा होगा, जुरिस्डिक्शन होगा, अपने उस एरिया में क्या होगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करेगा, वहाँ का सारे प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, सारा ऑपरेशन को टेक ओवर करेगा लोकल बॉडीज अपने एरिया में। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल लॉ एप्लीकेबल ओनली टू वन लोकल बॉडी कैन नॉट बी इनेक्टेड बाय द डाइट विदाउट द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स ऑफ द लोकल एरिया कंसर्न। और देखिए प्रोविजन दिया गया है कि जो डाइट अगर कुछ लॉ इनेक्ट कर रहा है तो उसको क्या होगा, वहाँ के लोकल वोटर्स होंगे उनके मेजॉरिटी, जो लोकल वोटर होंगे उनका कंसर्न होना चाहिए, तब जाके वो अप्लीकेबल होगा। सी The local autonomy law of 1947 supplements the constitutional provision and contains, among others, the following two important provisions. सी जो आपका लोकल ऑटोनॉमी लॉ ऑफ 1947 है वो क्या है, सप्लीमेंट करता है, मतलब कुछ और प्रोविजंस ऐड करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। ये सब मैंने जो बताया अभी तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे, बट जो आपका ऑटोनॉमी लॉ ऑफ 1947 है वो क्या करता है, कुछ प्रोविजंस और ऐड कर देता है। तो देखिए क्या क्या है, it takes away the legal powers of the central government to control the prefectural governments, and in same way, on the same pattern, it deprives the prefectural government of their powers to control the municipalities. And second one is it provides for the exercise of initiative and recall by the voters of the local bodies. In other words, it provides for the operation of direct democracy at the local level. Such a thing was hitherto unknown in Japan. एंड मेन थिंग देखिए, अब जो ये सब तो बेसिकली क्या थे, प्रोविजन थे रिगार्डिंग लोकल बॉडीज के, रिगार्डिंग क्या थे, प्रोविजन थे। बट अब देखिए अब स्ट्रक्चर हमारा कि लोकल बॉडी का क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली देखिए जापान में बेसिकली दो टीयर में क्या है, आपका लोकल गवर्नमेंट है। तो पहला है जो फर्स्ट होता है हायर टायर, हायर में आपका क्या है, प्रीफेक्चर है, एंड लोअर में आपका क्या है, जो म्यूनसिपालिटीज आता है, म्यूनसिपालिटीज। तो ये आपका लोअर टायर के जो गवर्नमेंट है, सिटीज, टाउन, विलेज, एंड हायर टायर में आपका प्रीफेक्चर आएगा। तो बेसिकली दो स्ट्रक्चर है वहाँ पे, दो टीयर में गवर्नमेंट है। अगर एक एक करके देखें तो जो हमारा है प्रीफेक्चर है, सिटी, टाउन, विलेज, ये सारे म्यूनसिपालिटीज में आपको आ जाएंगे। सो देखते हैं पहला प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट क्या है। सी प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट, द प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर एंड एन असेंबली। देखिए जो आपका जो प्रीफेक्चरल गवर्नमेंट होगा क्या होगा, एक गवर्नर को कंसिस्ट करेगा और उसका असेंबली होगी। और गवर्नर क्या होगा, आपका इलेक्टेड बॉडी होगा फॉर 4 ईयर के लिए। सी द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रीफेक्चर एंड ही इज इलेक्टेड बाय द लोकल पीपुल फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स। देखिए आपका जो बताया हमने, गवर्नर क्या है, इलेक्टेड बॉडी है जो डायरेक्टिव पीपुल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 ईयर्स के लिए। He can be removed by the Prime Minister of Japan or by an adverse vote of the Assembly or by a recall इलेक्शन ऑफ लोकल इलेक्टर्स। देखिए अब प्रोविजन बताया गया कि जो गवर्नर होगा किसके किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट तो देखिए क्या, पीएम के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे जापान के, उनके द्वारा रिमूव किया जाएगा। या तो कोई ऐसा एडवर्स कंडीशन आ जाए तो उसके द्वारा क्या होगा, जो असेंबली होगी। देखिए गवर्नर और असेंबली दोनों है, तो असेंबली के जो मेंबर होंगे उनके द्वारा होगा। या तो रिकॉल, जो वहाँ का इलेक्टर होंगे, वोटर्स होंगे, उनके द्वारा रिमूव किया जाए। He has a complete control over local administration and local finance, including the preparation of the budget. अब देखिए जो गवर्नर होगा उसका कंप्लीट पावर होगा, कंप्लीट पावर ओवर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ द बजट। मतलब कि जो प्रीफेक्चर का जो एरिया होगा उसमें उसका कंट्रोल पूरा होगा, परफेक्टली होगा। उससे उस एरिया से रिलेटेड जो भी फाइनेंस का होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, मैनेजमेंट होगा, सब कंट्रोल करेगा गवर्नर। ही कैन इशू रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस। देखिए ऑर्डिनेंस को भी इशू कर सकता है विदाउट रेफरेंस टू द असेंबली, और बिना असेंबली के रेफरेंस के ही क्या कर सकता है, रेगुलेशन, मतलब कि जो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ही हैज बीटो पावर ओवर द असेंबली, फाइनली कैन डिजॉल्व द असेंबली। देखिए अब बीटो पावर भी होता है और असेंबली को डिजॉल्व भी कर सकते हैं। एंड नाउ अब देखिए, तो गवर्नर के बारे में रहा, असेंबली के बारे में देखिए क्या होता है। द असेंबली इज अ सिंगल हाउस लेजिस्लेचर, सिंगल हाउस है जो असेंबली होगा, सिंगल हाउस लेजिस्लेचर है। Its strength depends on the local population and hence ranges between 40 to 120.
इट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपुल फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर। देखिए जो असेंबली के मेंबर होंगे वो उनका क्या मतलब रेंज पॉपुलेशन क्या करेगा, स्ट्रेंथ जो वहाँ का लोकल अथॉरिटीज के जो लोकल एरियाज के होंगे उस एरिया की जो पॉपुलेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक जैसे कि 40 है तो 120 के अप्रॉक्स रहेंगे मेंबर्स, और वो जो मेंबर होंगे वहाँ के वोटर्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। इट पासेस बाई लॉ एंड अप्रूव द प्रीफेक्चरल बजट, और क्या करेंगे, प्रीफेक्चरल बजट को अप्रूव करेंगे। इट कैन ओवर राइट द वीटो पावर ऑफ द गवर्नर बाई ए स्पेशल 2/3 मेजोरिटी। अब देखिए इनके पास भी क्या है, वीटो कर सकते हैं, गवर्नर के जो पावर को वीटो कर सकते हैं, बट कितना से, 2/3 मेजोरिटी से। फाइनली इट कैन पासेस अ वीटो ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नर। नाउ कम टू द म्युनिसिपल गवर्नमेंट। देखिए सेकंड टीयर का जो गवर्नमेंट है वो है म्युनिसिपल गवर्नमेंट। सो द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द सिटी, देखिए द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस आर नोन एज द म्युनिसिपालिटीज। ईच म्युनिसिपालिटी हैज अ मेयर, मेयर क्या है, एंड काउंसिल। देखिए वहां पे क्या था आपका प्रीफेक्चर में, गवर्नर एंड असेंबली था, बट अब जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट होगा जैसे सिटीज टाउन एंड विलेजेस उसमें क्या होंगे, मेयर होंगे और काउंसिल होगा उसका। द मेयर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ म्युनिसिपालिटी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द म्युनिसिपालिटी इज इलेक्टेड बाय द लोकल पीपुल फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स। देखिए ए गवर्नर जैसे क्या था, चीफ एग्जीक्यूटिव था, और लोकल पीपुल के द्वारा क्या किया जाता था, 4 वर्ष के लिए इलेक्ट किया जाता था। इन द सेम वे मेयर इज आल्सो इलेक्टेड बाय द लोकल पीपुल फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स एंड ही कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर ऑफ प्रीफेक्चर। अब देखिए गवर्नर ऑफ प्रीफेक्चर के द्वारा जो हमारे मेयर होंगे वो क्या किए जाए, रिमूव किए जा सकते हैं। एंड बाय एन एडवर्स वोट ऑफ द काउंसिल, और जो काउंसिल होंगे उसके वोट के द्वारा भी हटाए जा सकते हैं। एंड रिकॉल इलेक्शन ऑफ द लोकल इलेक्टोरल, और लोकल जो वोटर होंगे उनके द्वारा भी हटाए जा सकते हैं। ही हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल फाइनेंस इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। सेम मैनर जैसे कि आपका गवर्नर के पास था कि वो अपने ही एरिया में सारा कंट्रोल था, वैसे ही गवर्नर मेयर के पास भी क्या है, अपने जो एरिया में क्या फुल कंट्रोल है, वो क्या कर सकता है, फाइनेंस बजट प्रिपरेशन सब कुछ करेगा। एंड ही कैन इशू ऑर्डिनेंस, देखिए ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है विदाउट रेफरेंस टू द काउंसिल। ही हैज वीटो पावर ओवर द काउंसिल। फाइनली ही कैन डिसॉल्व द काउंसिल। सेम वे जैसे गवर्नर का पावर है, गवर्नर के पास वीटो पावर है, गवर्नर असेंबली को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता था। सेम मैनर में मेयर भी क्या कर सकता है, जो काउंसिल है उसको डिसॉल्व कर सकता है। नाउ सी द काउंसिल इज सिंगल हाउस लेजिस्लेचर लाइक असेंबली। काउंसिल इज आल्सो सिंगल हाउस लेजिस्लेचर। इट स्टैंड डिपेंड ऑन द लोकल पॉपुलेशन एंड हेंस रेंजेस बिटवीन 12 to 48। इट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स। देखिए काउंसिल के भी जो मेंबर्स होंगे बेसिकली डिपेंड करेगा एरिया का जो कैसा पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, वेरीज होंगे 12 से लेके 48 तक, और वो डायरेक्टली पीपुल के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर्स। इट इलेक्ट्स इट्स ओन चेयरमैन एंड फंक्शन थ्रू कमिटीज। अब देखिए जो काउंसिल का जो चेयरमैन होगा सारे मेंबर मिल खुद से किसी एक को चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। इट पासेस बाय लॉ एंड अप्रूव्स द म्युनिसिपल बजट। इट कैन ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द मेयर बाय ए स्पेशल 2/3 मेजोरिटी। सेम वे क्या होंगे, जो मेयर का वीटो पावर होगा उसको ओवरराइड कर सकते हैं, बट 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी वोट होना चाहिए। फाइनली इट कैन पासेस अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मेयर। So thus the institutional arrangement in the municipality is the same as in case of the prefectures. Also the mayor council relationship in the municipality is the same as the governor assembly relationship in the प्रीफेक्चर। देखिए जो यहाँ पे बताया गया कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ म्यूनसिपालिटी है वो सेम एज प्रीफेक्चर के द्वारा है। जो रिलेशन गवर्नर और असेंबली का है वही रिलेशन आपका यहाँ पे अगर म्यूनसिपालिटीज में देखेंगे तो मेयर और काउंसिल का है। So in brief, these arrangements show that the American presidential system has been followed at the local level in Japan। अब देखिए अगर इसको देख के आपको ऐसा लगेगा, अगर आपको याद होगा अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो वैसा ही आपका जापान का लोकल लेवल का गवर्नमेंट लगेगा। इन अदर वर्ड द लोकल पॉलिटिकल चीफ इन जापान इज मॉडल्ड ऑन द अमेरिकन सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। इन जापान द लोकल चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर एंड मेयर हैव अ ड्यूअल रोल। देखिए जो आपके लोकल गवर्नर हेड्स हैं, गवर्नर लोकल गवर्नमेंट हेड्स है गवर्नर प्रीफेक्चर में एंड मेयर म्यूनसिपालिटीज में, उनका क्या है, डुअल रोल है। दे सर्व बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल अफेयर्स एंड लोकल गवर्नमेंट लोकल अफेयर्स। देखिए इनका क्या है, डुअल रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करेंगे और अपने लोकल गवर्नमेंट को भी। फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विस एंड लोकल गवर्नमेंट सिविल सर्विस आर सेपरेटेड एंड डिस्टिंक्ट इन जापान। द लोकल गवर्नमेंट रिक्रूट्स इट्स ओन ऑफिशियल हु रिमेन इन थ्रू आउट दियर कैरियर। आप देखिए जो आपका
जापान में है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विस एंड लोकल गवर्नमेंट सिविल सर्विस। क्या है, बेसिकली सेपरेटेड है। जो लोकल गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज होंगे वो लोकल लेवल पे क्या किए जाएंगे, रिक्रूट किए जाएंगे और थ्रू आउट अपने करियर और लोकल लेवल पे ही काम करेंगे। Like the national public service and local public service are also divided into special services and regular services. So देखिए आपका आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आप जापान कंप्लीट हो गया है फुल्ली, और अच्छे से आप लोग गो थ्रू होइए वीडियो लेक्चर से और बुक से भी, और शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प हो। और आप लोग एमसीक्यू जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू से ही आपको आइडिया लगेगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा। सो आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें उतना ही कॉन्फिडेंस आप लोगों का बिल्डअप होगा। और आप लोग ट्राई कीजिए कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, तो कि ज़्यादा टाइम नहीं देना है नेट के लिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जितना जल्दी नेट क्लियर हो उतना जल्दी क्लियर करके आप लोग बैठ जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी वैकेंसी जा रही है तो आप उसमें अपीयर हो सके। ऐसा नहीं है कि आप नेट में ही बहुत सारा टाइम दे रहे हैं और जब आप नेट क्लियर कर रहे हैं तब वैकेंसी नहीं आ रही है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। नेट के लिए बहुत हार्डली से 2 या 3 मंथ, अगर नहीं प्रिपरेशन है तो 6 मंथ, उसके ज़्यादा नहीं देना है आपको। उतने में आपको किसी भी तरह किसी भी हाल में डबल मेहनत करके क्लियर करना है और अपना ई सर्टिफिकेट लेना है, ताकि इन फ्यूचर वैकेंसी आए उसको क्लियर करके आप जॉब में जाएँ। जो स्टडीज़ वगैरह है लॉन्ग टाइम वाला प्लान नहीं करना है, शॉर्ट टाइम प्लान करना है, ताकि थोड़ा सा लाइफ को भी इंजॉय कर सके। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई स्टडीज़ करते जा रहे हैं। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइए। और प्रैक्टिकल कब लाएंगे, जब उस पोस्ट पे आप पोजीशन होंगे। अगर उस लेवल के पोस्ट पे आप पोजीशन होंगे तभी तो आप जो स्टडीज़ किया है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपने सीखा है इस पढ़ाई के दौरान, उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अदरवाइज ये थ्योरेटिकल ही रह जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे, उसको एग्जाम में अप्लाई करते रहेंगे बस, और कहीं नहीं। उसका प्रैक्टिकल रियल लाइफ में यूज नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर रियल लाइफ में इसको जो पढ़े हो आप लोग, एडमिनिस्ट्रेशन सीखे हो, मैनेजमेंट और ये हियरार्की वगैरह सब आपको रियल में देखना है, तो आपको उस पोजीशन में जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठना होगा। सो दैट आप लोग क्या करें, फील कर सके कि आपने जो पढ़ा है उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यही सजेशन है कि जितना हो सके अच्छे से पढ़िए और ट्राई कीजिए कोई पोस्ट जल्दी से जल्दी होल्ड कर सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।